हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले आप लोग 43 क्वेश्चन नंबर तक क्वेश्चन देखे थे। इसके आगे आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बन चुका था, तो यहाँ पर हुआ क्या कि वीडियो रुक गया था, ठीक है, और वीडियो आगे नहीं बना था और आगे चल गया था। देखिए 92/115 का सरलतम रूप है। क्या रूप है? तो आपको क्या करना है, इसको कटा कर पूरा सरल कर देना है, ठीक है। तो देखिए 23 से हम कटाएंगे, 23 चौका 92 हो जाएगा, 23 पचे 15 से हो जाएगा 115, यानी कि 4/5। 23 चौका 92, 23 पचे 15 से, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक मैं यहाँ पर बताया था, -b/c आपको कर देना है। देखिए -b/c का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे b का मान होता है तो -1 है, ठीक है, और c जो है यहाँ पर -6 है। तो आपको क्या करना है, -b/c कर देना है, ठीक है। तो -b/c कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1/-6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/-6 यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है -1/6, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यदि ax² - bx + c = 0। देखिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, प्लस नहीं है। यहाँ a = नॉट 0, तो x बराबर कितना होगा, तो x यानी मूल निकालने के लिए कह रहा है। तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस √d होता है। d का मान क्या होता है, b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन और दिया हुआ है। जब यहाँ -b होता है तो जब पहले से यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस भी हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac इसमें दिया हुआ है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है और बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है और ये होता नहीं है। तो इस प्रकार से ये डी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविक्तर यानी कि आपको डी निकालना है, ठीक है, विवेचक निकालना है। तो डी बराबर होता है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, यही निकालना है। तो b² - 4ac, तो b का मान है -15, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 - 4a। a का मान है 1 और c का मान है 50। तो 1 से गुना कीजिएगा तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 50 से गुना कर देंगे तो 50 चौका 200, यानी कि 225 में से 200 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल असमान, असमान मतलब क्या होता है, भिन्न। असमान का मतलब भिन्न होता है और वास्तविक होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए b² - 4ac = 0। डी बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है, डी बड़ा होना चाहिए 0 से, तभी जो है असमान होगा और वास्तविक होगा। तो यहाँ पर देखिए b² - 4ac बराबर दिया है, तो ये तो नहीं होगा। b² - 4ac छोटा दिया है 0 से, ये भी नहीं होगा। b² - 4ac बड़ा है 0 से, यानी कि d बड़ा 0 से होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। यदि कह रहा है कि समीकरण bx² + ax + c, देखिए सब इधर उधर कर दिया है व्यापक रूप के हिसाब से, बराबर 0 का मूल समान हो तो c बराबर, देखिए जब मूल समान होता है तो क्या होता है, b² - 4ac = 0। चलिए आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए b² - 4ac ये क्या हो गया, d हो गया, बराबर 0 होगा तो मूल समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर b का मान क्या है, a है, तो हम लिख देंगे a² - 4, a का मान क्या है, b है, c का मान क्या है, c है, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, कभी इतना भी दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा तो सही हो जाएगा। अब इस प्रकार से दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² = 4bc, क्या हो जाएगा 4bc, ठीक है। उधर जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर c का मान पूछा है तो c के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो बराबर c और 4 भी इधर ला देंगे तो a² अब बटा क्या हो जाएगा 4b, a² / 4b। यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन किस में है, a² / 4b, किसी में और नहीं है। तो टोटल ऑप्शन देख लेना चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर p के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। देखिए वास्तविक होने के लिए देखिए दो कॉन्सेप्ट होता है, d बड़ा होना चाहिए 0 से या d बराबर होना चाहिए 0 से, ये पहला बात, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है px² - 2x + 2 = 0। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें मान लिख देंगे। देखिए a बराबर p है, b बराबर -2 है और c बराबर 2 है, ठीक है। तो हम d जब निकालेंगे तो क्या होगा, b² - 4ac, यानी कि -2²
4AC, 4P और यहाँ पर C में है 2, ठीक है। तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखिए बराबर होने के लिए, जैसे कि D है ना, ये D बराबर है, तो बराबर होने के लिए अगर यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं कि 1/2 दिया हुआ है, तो अगर हम P के जगह पर 4 दूनी 8 तो यहाँ पर कर दिए, यहाँ P हो गया, P के जगह पर हम अगर मान लीजिए 1/2 करते हैं तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 चौके 8 यानी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 - 4, ठीक है। तो यानी D यहाँ पर 0 आ गया। तो ये कंडीशन ये हो गया, यानी कि P जो है बराबर होना चाहिए 1/2 के, ठीक है। और मूल वास्तविक 2 प्रकार से होता है, एक होता है कि तो बराबर D हो या D बड़ा हो। तो D बड़ा होने के लिए यहाँ पर जो P का मान है 1/2 जो है ये बड़ा होना चाहिए। तो P का मान अगर बड़ा होगा तो वो सही हो जाएगा, यानी कि P बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1/2 के। P का मान अगर बड़ा होगा या बराबर होगा 1/2 से तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो P का मान बड़ा या बराबर, तो हम देख लेंगे P का मान बड़ा या बराबर किस में है। तो देखिए यहाँ पर P का मान जो है बड़ा या बराबर यहाँ पर B ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये जो है B ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए बराबर तो होगा लेकिन P का मान छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। जब P का मान यहाँ छोटा होगा, यहाँ पर P का मान जब छोटा होगा तब ना 4 से कम होगा, बड़ा हो जाएगा तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो वास्तविक नहीं हो पाएगा, ठीक है। माइनस में जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है। तो इस प्रकार से P का मान छोटा होना पड़ेगा और बराबर होगा या छोटा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है ए इज़ अ राइट आंसर, ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसको हम एक घाती समीकरण भी कहते हैं। तो एक घाती कहेंगे या रैखिक समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर जो उस चर का घात होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 1 से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए। कह रहे एक अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इस पर भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, ठीक है। तो A1/A2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा। फिर A2 यहाँ पर B1/B2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/6, तो यानी कि ये भी 1/2 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। और यहाँ पर कह रहा है 5/15, तो ये हो जाएगा आपका 5/15 यानी 5 × 3 = 15, 1/3 हो जाएगा, यानी कि बराबर नॉट हो जाएगा ये, ठीक है। यानी ये बराबर है, बराबर नॉट है, यानी कि जो है समांतर रेखाएं हो जाएगी। समांतर रेखाएं हो जाएगी जब एक दूसरे को काटेगी नहीं तो ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8, 6x - ky = -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। देखिए संपाती का मतलब होता है एक ही पात में होता है, ठीक है। यानी कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब इस प्रकार के समीकरण होंगे तो वे संपाती होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A1/A2 यानी कि 3/6, यानी 3/6 बराबर यहाँ पर दिया हुआ है y यानी -1/-k, -1/-k बराबर C1/C2, यानी कि इधर आएगा दोनों बराबर के इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 8 क्या हो जाएगा 16। तो ये कट गया, 3 दूनी 6, यानी ये माइनस माइनस कट गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब जब ये दोनों को हम काम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ भी k बराबर 2 आ जाएगा। यानी कि k बराबर 2 के लिए जो है k के 2 मान के लिए यहाँ पर संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करेगा। तो ए का मान ए में दिया हुआ है ऑप्शन में 2। समीकरण kx - 15y = 2 तथा k 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तो क्या होने वाला है, k का मान क्या होगा। कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, अभी हमने बताया कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है कि A1/A2 = B1/B2 नॉट C1/C2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो समीकरण दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा k/6 हो जाएगा, kx 6x, ठीक है, बराबर -5 बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर नॉट C1,
यानी कि ये हो जाएगा -2/-7। चलिए ये तो बराबर नॉट है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 2k बराबर -6×5=30। ठीक है, तो k बराबर हो गया -15, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो बराबर नॉट है, उसमें कुछ करना नहीं है, तो k का मान है क्या आ रहा है, -15 आ रहा है। ठीक है, तो k बराबर -15 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है k बराबर -15। ठीक, यहाँ कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु P 8-12 की दूरी है। एक्स अक्ष यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो कह रहा है 8-12, तो एक्स का 8 है मान लीजिए यहाँ पर, और वाई का 12 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये जो है 12 है, यहाँ से वहाँ तक 12 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12 है वाई का मान। तो अब पूछ रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो एक्स अक्ष कौन है, ये है, ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 12 है, तो 12 इकाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 इकाई, यानी बी ऑप्शन सही है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी पूछेगा तो उसमें जो y का मान आएगा, जैसे 12 है तो 12 हो जाएगा। अगर y का मान माइनस में आए, ऋणात्मक आए, फिर भी आपको माइनस में नहीं आंसर बताना है, आपको प्लस में ही आंसर होगा। ठीक, दूरी जो है माइनस में नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है, प्लस में होता है। यहाँ पर कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी आप लोग को फॉर्मूला पर आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बता देता हूँ किस प्रकार से दूरी हम निकालते हैं। ठीक है, दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए x2 कितना है, 15 है, और x1 9 है, तो 9 में से 15 घट जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर में हम लिख देते हैं, तो 15 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 11 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 15 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 6, तो 6 का क्या हो जाएगा, 36 रूट के अंदर में हो जाएगा, और प्लस 11 में से 3 गया, 8 3 11, यानी 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 का क्या हो जाता है, 10 वर्गमूल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 बीच की दूरी क्या है, बी ऑप्शन में। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिंदुओं x1 y1 x2 y2 किसी तल में हैं तो इनके बीच की दूरी होगी। देखिए बीच की दूरी निकालेंगे, रूट अंडर होता है, तो रूट अंडर में कहीं है, थोड़ा सा देख लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहीं पे हम यही बात कहे थे, यही सूत्र लगता है। ठीक है, बीच की दूरी के लिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस ऑप्शन को भी देखें, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर रूट अंडर नहीं है, नहीं तो ये भी सही हो जाता है। ठीक है, और x1 - y1, देखिए x1 - y1 ये तो बिल्कुल गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 58 क्वेश्चन कह रहा है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2p हो तो p का मान होगा। देखिए इसको हम बनाते हैं, कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले हम मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख लेते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक या नियामक दोनों की बात है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2। ठीक है, तो x1 + x2/2 यानी 6 + -2 है, अब बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ पर देखिए y वाला दिया हुआ है, तो ये तो 2 के बराबर है, यहाँ पर 2 के बराबर हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए y वाला लिखते हैं -5 + 11/2, ये कितना दिया हुआ है p, हमें p का मान निकालना है, तो इसी से हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा बराबर p 2 3 6, यानी कि p बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है, सही हो जाएगा। कह रहा है उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए इसके लिए एक विभाजन सूत्र होता है, आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखाखंड हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये लघुत्तरीय क्वेश्चन में भी आता है, और यहाँ पर ए बिंदु में मान लीजिए दिया हुआ है 1 1 और बी बिंदु में दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 और 3 1 1, ये अनुपात का रहा है 2:3। मान लीजिए बीच में कोई अनुपात है 2:3 है, इसका मान होता है m1 / m2। ठीक है,
M1 अनुपात M2 होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए बिंदु P है, ठीक है, तो फार्मूला होता है P का निर्देशांक, मान लीजिए P का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो क्या होता है M1x2 प्लस M2x1, ठीक है, अब बाटा हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है, ये हो गया x का हो गया, और यहाँ पर थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो गया तो यहाँ पर डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए M1y2 प्लस M2y1, ठीक है, अब बाटा M1 प्लस M2। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, M1 का मान कितना है 2 है, तो 2 गुना x2, x2 कौन है यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा, प्लस M2 है 3, M2 कितना है 3 है, गुना हो जाएगा x1, ठीक है, तो x1 का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब बाटा में हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 3, ठीक। और यहाँ पर देखिए M1y2 तो 2 गुना y2, y2 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, प्लस 3y2 गुना यहाँ पर क्या लिखना है y1, तो y1 का मान 1 है। अब बाटा में हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है, यही हमें बनाना है। तो 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 कहीं 3, अब बाटा में हो जाएगा 5, ठीक है, और ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9/5, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 7, यानी कि ये जो होगा 7/5 9/5। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में 7/5 9/5 किस में है, 7/5 9/5 ये ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ कह रहा है x1 y1 x2 y2 वो x3 y3 संरेखी होंगे। देखिए ये संरेखी कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, ठीक है, तो सबके बराबर में देखिए शून्य दिया हुआ है, किसी में बराबर नॉट शून्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर बराबर नॉट वाला तो होगा नहीं, तो इसको तो पहले काट लीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 होता है, 1/2 इंटू 1/2 जब 0 के उधर जाएगा तो 0 में बदल जाएगा, यानी कि मेन यही रह जाएगा। तो x1 y2 से स्टार्ट होता है यहाँ पर, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y3 y1 माइनस y2, यहाँ पर y1 से लास्ट होता है तो y1 से शुरू हो जाता है फिर 2, यानी कि ए सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। और एक यहाँ पर सी बच गया, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है y1, देखिए शुरू में y1 होता है तो y1 तो होता ही नहीं, x1 होता है, ठीक है, तो सी बिल्कुल नहीं होगा, और बी और डी तो पहले ही कट गया था, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। कितना आसान है। यहाँ पर देखिए बिंदु कह रहा है कि -6 और -5/2, अब -5/2 बाटा हो कुछ हो मतलब नहीं, दोनों बिंदु माइनस में है, किस पाद में स्थित है, तो ये तृतीय पाद में होता है, आप लोगों को पता है। जैसे कि ये जो होता है निर्देशांक यहाँ पर शून्य होता है, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, ये दोनों प्लस में होता है, ये शुरू में माइनस बाद में प्लस, क्योंकि पहले x का मान लिखते हैं, और यहाँ पर दोनों माइनस में ही होता है x और y का मान, तो दोनों माइनस में है, तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और ये 4, यानी कि ये थर्ड है, यानी तृतीय में है, ठीक है, तो दोनों माइनस में है तो तृतीय पद में होगा, तृतीय पाद में होगा। पाद कहिए चतुर्थांश कहिए, दोनों बात बराबर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है, तो शीर्षों के निर्देशांक क्या होगा। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हो गया, और ये ए बी और सी हो गया, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु मान लीजिए पी है, क्यू है और आर है, और इसके जो दिया हुआ है निर्देशांक दिया हुआ है, मान लीजिए 1 1 है, ठीक है, और इसका दिया हुआ है 2 3 और इसका दिया हुआ है 4 1, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उनके शीर्षों के निर्देशांक यानी ए बी सी का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो ए और बी है रेखा, इसके मध्य बिंदु में ये है, ठीक है, तो मध्य बिंदु में हम देखेंगे किसी भी बिंदु का कि मध्य बिंदु में क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, 2 3 आना चाहिए, 4 1 आना चाहिए। देखते हैं किस में आता है। जैसे मान लीजिए इसका हम मध्य बिंदु करते हैं, ये दोनों शीर्ष का, ठीक है, कोई रेखा होगा दोनों शीर्ष, तो हम इसका मध्य बिंदु करेंगे, तो देखिए 4 और 2 6, 4 2 6 आधा कर देंगे, कितना होगा 3, तो शुरू में किसी में 3 है नहीं है, तो ये तो ए ऑप्शन कट गया, ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं 5 और 3 8, 5 3 8 आधा करेंगे, जिससे मान लीजिए कि किसी भी रेखा जो मध्य बिंदु का निशान होता है क्या होता है x1 प्लस x2/2, तो ये x1 है ये x2 है, ठीक है, /2, इस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो 5 3 8 /2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 किसी में है
इसमें देखिए इसमें 4 है तो दूसरा 1 आना चाहिए। देखिए 3 और -1 करेंगे तो 2 आएगा और 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। तो एक तो बिंदु आ गया आपका, एक मध्य बिंदु इसका आ गया। ठीक है, चलिए फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। 3 और 1 करेंगे -1 तो यहाँ पर 2 आएगा और 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। 1 आ गया और आगे देखिए 1 आ गया तो फिर यहाँ पर -1 और 3 इसमें भी 1 आएगा यानी कि लग रहा है कि यही बी होगा। ठीक है, चलिए 2 बिंदु मिल गया क्योंकि 1 यहाँ पर दिया हुआ है इसका निर्देशांक और फिर इसमें देखिए 2 3 आना चाहिए तो इसमें और इसको लड़ाएंगे। ठीक है, इसको और इसको तो -1 और 5 करेंगे तो 4 आएगा, 4 का आधा 2 तो 2 आ गया। फिर 3 और 3 6, 6 का आधा 3 यानी कि 3 2 बिल्कुल ये आ गया। 3 2 1 1 4 1 तो आराम से आ गया यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। 5 2 7 7/2 तो 3.5 आएगा तो दशमलव में कोई है नहीं तो बिल्कुल राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा दिमाग लगाएंगे आराम से आपका बन जाएगा। यहाँ पर 63 कह रहा है इतना 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 के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उस फॉर्मूला पर निकालिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और समय बचाना है तो आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए बिंदु क्या दिया हुआ है, 0 1 दिया हुआ है। ठीक है, 0 1 एक 0 5 और एक दिया हुआ है 3 4। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे किसी एक बिंदु को 0 0 कर देंगे तो मान लीजिए इसमें 0 तो पहले से ही है तो ये y वाला मान को हम 0 करने के लिए क्या करेंगे -1 इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा। तो जब y वाला इसमें जब -1 करेंगे तो सभी के y वाले में y के मान में हम -1 कर देंगे तो इसमें -1 करेंगे फिर इसमें करेंगे तो ये तो 0 0 हो गया। ठीक है, तो इसका कहानी खत्म हो गया, एक खत्म कर देते हैं और बाकी देखिए ये क्या बचा 0 और ये क्या बचा 4 बचा। -5 में से -1 करेंगे तो 4 बचेगा और ये बचेगा 3 और 3 बच जाएगा। यहाँ पर 4 में से गया 3। अब हम क्या करेंगे इसमें बाहर बाहर गुना करके लिख देते हैं और अंदर अंदर गुना करके लिख देते हैं। देखिए बाहर बाहर गुना करेंगे 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, प्लस अंदर अंदर गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब बाटा में क्या आ जाएगा 2। ये फार्मूला है। देखिए बाहर बाहर गुना करके और फिर अंदर अंदर गुना करके लिख देंगे। यहाँ पर आ गया तो ये जब कटेगा तो क्या आ जाएगा 6 आएगा और प्लस में ही है कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस में भी अगर 6 आ जाता है तो प्लस में ही 6 आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 6 किस में है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सी तो आराम से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। यहाँ कह रहा है कि y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए कैसी सरल रेखा होगी तो x अक्ष के समांतर। y बराबर 10 है तो x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर नहीं हो, मूल बिंदु से जाते हुए नहीं होगी, x अक्ष के समांतर ही होगी। ठीक है, ये कैसे होता है आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इसे मान लीजिए कि ये हो गया x अक्ष और ये y अक्ष हो गया तो y बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए y बराबर 10 दिया हुआ है तो मान लीजिए यहाँ पर 10 मान है, x का कोई भी मान रखिएगा और y का 10 रहेगा। मान लीजिए x का हम -2 रख दिए तो y का 10 ही रहेगा। ठीक है, तो -2 10 होगा। फिर मान लीजिए कि हम 4 रख दिए तो y का 10 ही होगा। तो इस प्रकार से रेखा होगा। ठीक है, तो कह रहा है x अक्ष के समांतर, तो ये x अक्ष है इसके समांतर ही रेखा बनेगा, ये वाला ये रेखा बनेगा x अक्ष के समांतर। तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक अभी हमने बताया था क्या होगा 0 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः r h आयतन क्या होगा। तो ये तो आराम से आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है तो सी ऑप्शन सही है। देखिए फटाफट देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। देखिए एक बेलन है, मान लीजिए कोई बेलन है इस प्रकार से, आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर लाम बन गया, थोड़ा चौड़ा रहेगा, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग को तो मान रखना है 80 मान लीजिए है और ये 20 है। ठीक है, तो कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h, अनुपात, अनुपात मतलब बाटा 2 पाई आर एच ये होता है। ठीक है, तो आप आराम से क्या कीजिएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान 80 है और h का मान 20 है, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 बटा h का मान क्या है 20 है, 20 है तो 20 5 100। देखिए कितना आसान है, 20 से कहीं 20 यानी कि 5/1 यानी कि 5 अनुपात 1 हो जाएगा।
डी ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन आपको पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा, आर बराबर कितना है, आर बराबर कितना हो जाएगा, 14 है तो 7 हो जाएगा आधा। तो गोला का आयतन पूछा है यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो हम पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 और ये हो जाएगा 7 × 7 × 7, क्योंकि पावर में 3 हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो एक 7 से एक 7 तो कट गया। ठीक है, बाकी कटेगा नहीं, तो 7 × 49 बाई 4 88, 49 में 88 से गुना करेंगे, 8 9 72 के 2। देखिए यहाँ पर हमने गुना करके यहाँ पर 43 बार आया और 3 से भाग कर दिया। ठीक है, तो 3 से भाग करने पर कितना आ रहा है, 34 37.3 आ रहा है। ठीक है, आप लोग भी कीजिएगा। तो यहाँ पर 34 37.3, यहाँ पर 34 37.3 किसी में नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं R1 बराबर मान लीजिए 2 है, R2 बराबर हो गया 3। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात मान लीजिए ये दिया हुआ है। ऊंचाइयों का अनुपात, तो इसको H1 मान लेते हैं, H1 5 और H2 दिया है 3। कह रहे आयतनों का अनुपात, तो क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर H1 ये लिखेंगे, फिर पाई R2 स्क्वायर H2, इसी को बना लेंगे, पाई पाई कट गया। ठीक है, R1 कितना है आपका, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 बटा, चलिए इसको भी H1 लिख देते हैं, तो 4 गुना क्या हो जाएगा H1 है 5। ठीक है, फिर R2 स्क्वायर, R2 कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 के 9 गुने H2 है 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई कटने लायक नहीं है, 4 5 20 और ये हो जाएगा 9 3 27, यानी कि 20/27। देखिए 20:27 दिया हुआ है, 20:27 यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, एक शंकु के छीनक का आयतन क्या होगा यदि छीनक की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए कैसे बनेगा। ये सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी 5 नंबर में भी क्वेश्चन दे सकता है। तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। ठीक है, छीनक आयतन निकालना है आपको। तो छीनक आयतन सूत्र होता है, देखिए आयतन बराबर इसका क्या होता है, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है। ठीक है, ये सूत्र हम लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7। यहाँ देख लेंगे पाई में नहीं है ना, तो पाई का मान हम रख देते हैं। H का मान दिया हुआ है आपका 12, तो हम 12 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी H लास्ट में भी लिखा रहता है, तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो R1 का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस R2 का मान क्या है, 3 है, तो 3 के 9 हो जाएगा, प्लस R1 R2 यानी 5 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। यहीं आपको बना देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 चौका 12 कट जाएगा। चलिए 22 चौका 88, तो यहाँ पर हमारा हो गया बटा में 7। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 15 25 15 40 और ये हो जाएगा 9 49, यानी गुना हम 49 49 लिख देते हैं। 7 से कट जाएगा 7 7 49, फिर 7 से गुना कर देंगे, 7 8 56 के 6, 7 8 56 56 5 क्या हो जाएगा, 56 5 61 हो जाएगा, यानी कि 6 7 16। देख लेते हैं 6 7 16, देखिए ए ऑप्शन में ही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी घन का किनारा दुगना कर दिया तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल क्षेत्रफल का कितना होगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि घन का किनारा ए दिया हुआ है, घन का किनारा मान लीजिए ए है। ठीक है, दोगुना करने पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो अब कह रहा है कितना गुना हो जाएगा, तो पहले हम पहला तो निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर हो गया आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा। ठीक है, पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना करने पर कितना होगा, ध्यान दीजिए दुगना किए हैं 2a, यानी 6 गुना 2a के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 गुना 2 दूनी के 4 a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 6 चौका 24 a स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पहले से 6a स्क्वायर था। ठीक है, जब दुगना करके बनाया गया तो ये 24a स्क्वायर हो गया, तो कितना गुना है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, 6 चौका 24 यानी कि 4 गुना बढ़ गया। आपका ये जो क्षेत्रफल है 4 गुना बढ़ गया, यानी 4 गुना देखिए किस में है, यहाँ पर बी ऑप्शन में है, तो 4 गुना सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए घटना की प्रायिकता नहीं होती है कब, जब वो ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, या एक से अधिक होता है। एक से अधिक होगा या माइनस में होगा। तो यहाँ पर देखिए 1.5 है, एक से अधिक है तो ये तो नहीं होगा, तो यही सही हो जाएगा। प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ पर 30% है तो ये 30/100 हो जाएगा, तो एक से कम हो जाएगा, एक से कम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ताश के पत्तों से एक कार्ड निकाला जाता है, इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी। बादशाह या गुलाम, ठीक है। तो ताश 52 पत्तों का होता है, तो ताश 52 पत्तों का होता है तो बाटा में तो 52 होगा, ठीक है। और बादशाह या गुलाम, तो बादशाह या गुलाम यानी कि दोनों हमको लेना पड़ेगा। बादशाह निकलेगा या गुलाम निकलेगा तो गारंटी नहीं है। तो बादशाह मतलब कि जो ताश होता है उसमें 4 रंग का खेल होता है, 4 रंग होता है, ईंट, लाल पान और एस्कापन होता है जिसको हम काला पान या उसको हम हुकुम का पत्ता बोलते हैं, और एक चिड़ी होता है। तो 4 होता है, यानी कि 4 बादशाह 4 गुलाम यानी कि 8। 8 बटा क्या हो जाएगा 52। तो 8/52 तो इसमें दिया नहीं है, यहाँ पर हम इसको कटा देंगे। तो देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 13 चौका 52 यानी 2/13। तो 2/13 हमारा ये ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट देख लीजिए। एक थैला में से 5 उजला 7 लाल गोलियां हैं, लाल गोली के निकलने की प्रायिकता क्या है। देखिए बहुत ही ईजी है लाल गोली निकालने की। देखिए टोटल कितना है 7 5 12, लाल कितना है 7 है, तो 7/12 हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, एक पासा फेंकेंगे तो कुल घटना क्या हो जाएगा 6, और केवल 5 आने की प्रायिकता कह रहा है, तो 5 एक ही होता है तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए 2 ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती परस्पर क्या कहलाती है। संभव घटनाएं, अपवर्जी घटनाएं, असंभव घटनाएं, इनमें से कोई नहीं। हम अपवर्जी घटनाएं याद रखिएगा, ठीक। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कोण D बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये बात नहीं कहा है कि समरूप है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जब बराबर दिया हुआ है तो मान लीजिए कि DEF है और ये हो गया आपका PQR। तो यहाँ पर D बराबर क्यों दिया है, ये जो D है ये Q के बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ पर R बराबर E दिया हुआ है, तो R बराबर E दिया है, ये जो R है E के बराबर है, इसके बराबर है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो F और P बचा, तो F बराबर P होगा, F बराबर P। यहाँ पर देख लेते हैं F बराबर P, ए में दिया हुआ है D बराबर P, तो D बराबर P तो नहीं होगा, F बराबर Q भी नहीं होगा, F बराबर P होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा F बराबर P, ठीक है। चलिए D बराबर Q ये तो होगा ही नहीं, मतलब F बराबर ही P होगा, यही बच रहा है F बराबर P, तो F P बच रहा है तो F बराबर P हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण A का समविभाजक AD है, तो AB/AC बराबर कितना होगा। यहाँ पर शायद फिगर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर BD बराबर 5 है और BC बराबर है 7.5, BC बराबर 7.5 है, यहाँ से यहाँ तक 7.5 है, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये कितना बचेगा 2.5 बचेगा, यानी कि 5 का आधा ही बच गया, ठीक है। अब पूछा है कोण A का समविभाजक AD है, AD है समविभाजक, तो क्या AB/AC बराबर कितना होगा, तो AB क्या होगा दोगुना होगा और ये आधा होगा, ठीक है। ये आधा होगा ये दोगुना होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोगुना है ये आधा है, तो ये भी दोगुना होगा ये आधा होगा, यानी कि इसके दोगुना ये होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 5 है, AB 5 है, तो AC कितना होगा 2.5, इसको कटाएंगे तो क्या होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। त्रिभुज PQR में यदि PQ² बराबर PR² प्लस RQ² हो तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए PQR एक ये जो है त्रिभुज है, मान लीजिए PQR त्रिभुज हो गया, ये समकोण है, ठीक है। तो PQ² बराबर, तो PQ कौन होगा ना, PQ क्या होगा कौन होगा, तब ना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो PQ² दिया हुआ है तो PQ कौन होगा, तो PQ और ये क्या हो गया R। तो कह रहा है कि त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, तो R होगा समकोण, ठीक है। तो कोण R समकोण हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसी देखना पड़ता है, बाकी आसान होते हैं। कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। देखिए यहाँ से ये बिंदु है,
यहाँ से मान लीजिए पश्चिम गया 24 मीटर, चलिए 24 मीटर पश्चिम गया, फिर कह रहा है 10 मीटर उत्तर जाता है, तो 10 मीटर मान लीजिए उत्तर जाता है, ठीक। तो कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ कितने दूरी पर है, यानी हमें कोण निकालना है, तो ये 10 हो गया। तो आप लोगों को पता है 24 यहाँ क्या होता है 576 होता है, और 10 दहा में 100 होता है, क्योंकि ये कोण हो गया, तो कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये 676, तो 676 का वर्गमूल क्या होता है 26 होता है, तो 26 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो वर्ग अनुपात बराबर, तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर चढ़ जाएगा, यानी कि 5:8 हो जाएगा, 8×8 = 64, 5×5 = 25, 5:8, तो 5 सी में है, सही हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, चलिए यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा सा, E और E है, ठीक है। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक। AE दिया है 4.8, AE दिया है 4.8, ठीक है। तो कह रहा है EC निकालना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, AD/DB होता है, तो हम क्या करेंगे AD/DB, हम आराम से AD/DB लिख देते हैं, तो 3/5 बराबर 4.8, अब बटा हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं है तो x लिख देते हैं, x तिर्यक गुना कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48 × 5, दशमलव उड़ा दिए, बाटा में आ जाएगा 10 गुना, ये जो तिर्यक गुना किए हैं 3x है, तो बाटा में क्या आ जाएगा 3, 48 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5। चलिए देखते हैं 1.5 है कि नहीं है, चलिए यहाँ पर 1.5 है, ये नहीं है, इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कुछ गलती हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर देखिए 48 जब कटाए हैं तो यहाँ 16 नहीं है ना, 3 से कटाए हैं तो 16 यहाँ ना होगा, देखिए यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 16/2, 2 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 8 बचेगा, ठीक है, 8, देखिए 8 किस में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 8 दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 83 क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आसान होते हैं, ध्यान से देखिएगा। दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, देखिए BOC ये व्यास हो गया, कह रहा है कि AB = AC, AB = AC है, चलिए ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। तो कह रहा है ABC जब भी दो बराबर है तो ABC कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि वृत्त के व्यास से जो कोण बनता है अर्धवृत्त हो गया, व्यास हो गया तो आधा क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त में बाना कोण होता है 90 डिग्री, ये जो बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर है तो अब त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है 180, तो दोनों आधा आधा बटा जाएगा, यानी ये 45, ये 45। अगर मान लीजिए ACB पूछता तो 45, ABC पूछेगा तो भी 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री सी में है, सी सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त के केंद्र से कोई वृत्त है, मान लीजिए यहीं पे बना देते हैं, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से खींची गई 5 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दूर हो गया, कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ये 4 है, तो ये कितना होगा, ठीक है। तो ये 5 जो है कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, ये आधार निकालना है हमको, तो 5 है 4 है तो 3 हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या कितना होगा 3 होगा, सी, ठीक। 3 कैसे होगा वो आप पाइथागोरस प्रमेय से आप समझ सकते हैं, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 25 में से 16 गया 9, 9 का वर्गमूल 3। चलिए यहाँ पर एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच क्या संबंध है, व्यास के सिरों पर, जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, एक व्यास है, ये व्यास हो गया, इसके सिरों पर, इस सिरा पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया, इस सिरा पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया, तो ये दोनों रेखा कैसा लग रहा है आपको, समांतर लग रहा है, ये दोनों समांतर है, कह रहा असमांतर गलत है, आपस में अभिलंब है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, समांतर है, बिल्कुल समांतर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है ये पूछ रहा है, केंद्र पर कुल जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। चलिए आगे, दिया गया चित्र में यदि
कोण ए पी ओ 40 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिए, ए पी ओ ये है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। ए ओ पी क्या होगा, ए ओ पी निकालना है। देखिए इसको निकालना है, ये 40 हो गया, ये 90 ऑलरेडी होता है, तो ए ओ पी पूछ रहा है, तो ये 90 डिग्री है, ये 40 है, और तीनों मिला के 180 होता है, तो ये 90 है, 40 है, तो कितना होगा 50 होगा, बिल्कुल 50 होगा। 50 देख लीजिए किधर है, 50 इसमें है, ये नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या पूछा है, ए ओ बी पूछा है, ए ओ बी पूछा है, ये पूछा है ना, ओ पूछा है, ये दोनों मिलाकर पूछा है, ठीक है। तो ये 50 हो गया, तो ये भी 50 ना होगा, 50 दूनी 100, यानी कि 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री देखिए ए ऑप्शन में है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, ए ओ पी कर रहे थे। यहाँ पर ये तो ओ पी, ओ के बाद पी होता है, तो यहाँ पर 50 डिग्री हो जाता है, लेकिन यहाँ बी है ना, तो ए ओ बी पूछा है, तो ये 50, ये 50, 100 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान है, देखिए इसका माध्य 7 है, तो हम सबको पहले जोड़ लेते हैं। देखिए शॉर्टकट में जैसे मान लीजिए रफ करना है तो कैसे कीजिएगा, तो आपको क्या करना है, सब जोड़ देना है। तो देखिए 11 और 9 20, 20 9 29, तो ये हो गया 29, अब प्लस में क्या हो गया x, ठीक है। इसका माध्य दिया हुआ है 7, तो बराबर हम क्या कर देंगे 7, अब बाटा में क्या होगा, गिन कर लिख देंगे 1 2 3 4 5, तो बाटा में हो गया 5, तो 5 जो है तिर्यक गुणा होगा, तो इधर आके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 7 5 35, यानी x बराबर 35, और 29 आएगा इधर तो घट जाएगा, तो घटाइएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, 35 में से 29 गया 6, तो यहाँ पर 6 ऑप्शन में देख लीजिए x का मान पूछा था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम 10 सम प्रकृत संख्याओं का माध्य, सम 10 प्रकृत संख्या कह रहा है, तो 2 माध्य पूछा है, ठीक है। तो 2 4 6 8 10, ठीक है। इस प्रकार से 12 14 16 18 20 हो जाएगा। प्रथम 10 सम प्रकृत संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर से 4 ले लिए हैं, इधर से कितना ले लिए 4, बीच में बच गया 2 इधर, और 2 ही बचा, इधर से 4 इधर से 4, तो 10 और 12 बच गया, ठीक है। तो बीच वाला मान हो जाता है अगर विषम संख्या होता तो, पूरा टोटल कितना हो गया 10 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो जो दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 10 22, 22 का आधा कितना होता है 11, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम माध्य भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक उपाय है कि सब जोड़ेंगे फिर 10 से भाग करेंगे, क्योंकि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या होती है, माध्य बराबर। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले बताए, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है, मानक विचलन हो जाता है, ठीक है। यदि किसी वितरण का माध्य 10 है और माध्यिका 11 है, तो बहुलक का मान क्या होगा। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला एक लिख देते हैं। देखिए बहुलक बराबर होता है माध्यिका, माध्यिका देखिए माध्यिका 3 अक्षर में है और ये मान लीजिए 2 अक्षर में है, ठीक है। तो 3 अक्षर में है तो ये हो जाता है आपका 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, ठीक है। अब माइनस होता है 2 माध्य, 2 गुना माध्य, यही होता है। बहुलक का मान निकालना है तो 3 गुना माध्यिका का मान कितना है 11 माइनस 2 गुना 10, ठीक है। तो 11 तिया 33, 10 दूनी 20, घटेगा तो 13, चलिए 13 सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि इतना का माध्यिका है, तो माध्यिका देखिए पहले हम इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से गिन लेंगे, ठीक है। माध्यिका उसी प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए माध्यिका निकालना है, 4 इधर से लिया और 4 इधर से लिए, बीच में कुछ बचा ही नहीं, तो 1 1 छोड़ देंगे, यानी कि 7 और 8 छोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे जोड़कर, ठीक है। 7 दूनी 14, 15 बटा 2, 15 बटा 2, देख लीजिए 15 बटा 2 यानी कि 7.5 आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है। पहली 6 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका इनमें से कौन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली 6 अभाज्य संख्या लिख देंगे। तो पहली 6 अभाज्य संख्या क्या होगा, तो पहला अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगा, 2 3 5 7 और एक हो जाएगा 11, और माध्यिका पूछा है 2 3 5 7 9 नहीं होगा 11, उसके बाद 13 हो जाएगा, तो 6 हो गया। तो इधर से 2 कट गया, इधर से 2 कट गया, बीच में बचा 7 5 12, 12 बटा 2, यानी कि क्या हो जाएगा 12 बटा 2 हो जाएगा, 2 6 12, 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहली 6 अभाज्य संख्याओं के माध्यिका इनमें से कौन होगा, तो 6 होगा। इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। अधिक बराबरता वाले वक्र को क्या कहते हैं,
उसको हम अधिक बर्बरता वाले वक्र को बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बहुलक वर्ग, जिसमें अधिक बर्बरता होता है उसको वो बहुलक वर्ग होता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में दे दिया है। देखिए एक मीनार है, ध्यान दीजिए, कह रहा है किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री होता है। पहले से मान लीजिए 45 डिग्री है, ठीक है, ये मान लीजिए 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाता है। इधर से 50 मीटर घट जाता है, यहाँ से 50 मीटर, यहाँ 50 मीटर अधिक था, 50 मीटर कम हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, इतना ही छाया बच गया। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई मान लीजिए इंच मीटर मान लिए हैं। ये 45 डिग्री से 60 डिग्री क्या करता है, झुकाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम x मान लेते हैं। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, h मान लिए मीनार की ऊंचाई। देखिए tan 60 डिग्री कीजिए, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, h बटा x हो जाएगा, h बटा x। शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या होता है, √3 होता है। तो √3x हो जाएगा, तो ये गुना करेंगे तो बराबर में h। ठीक है, हमें h का मान निकालना है तो x बराबर कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा h बटा √3। चलिए दूसरा क्या है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 बराबर हो जाएगा h बटा, दोनों जोड़ देंगे, 50 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, h, यानी h बराबर इतना आ गया। तो h बराबर इतना आ गया, तो x बराबर हमको करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h। ठीक है, और 50 इधर आएगा तो -50 हो जाएगा। तो x बराबर इतना आया और यहाँ पर x बराबर इतना है, दोनों को हम बराबर कर देंगे, आराम से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा h बटा √3 बराबर h माइनस 50। ध्यान दीजिए बाटा में 1 है, तिरिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h माइनस 50 √3 हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा। ठीक है, h को इधर लाएंगे तो √3h हो जाएगा माइनस h बराबर में 50 √3, उधर प्लस में आ जाएगा, h कॉमन हो जाएगा। तो √3 माइनस 1 बराबर में 50 √3, तो h बराबर हो जाएगा 50 √3। अब बाटा में आ जाएगा √3 माइनस 1। यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे तो √3 प्लस 1 से हम गुना कर लेंगे, यहाँ पर √3 प्लस 1 से। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा 50, √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, तो यानी 50 दिया 150, 150 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 50 √3, 1 से गुना करेंगे तो 50 √3, बाटा में आ जाएगा √3 में √3 से √3 का स्क्वायर माइनस a प्लस b × माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पर हम 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5 है 15, 50 दिया 150, 3 बच जाएगा और यहाँ पर √3 हो जाएगा। ठीक है, 50 से निकल गया तो √3 बचा। अब बाटा में हो गया 2, 2 से कट जाएगा तो क्या होगा 25, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा 25 × 3 प्लस √3, 25 × 3 प्लस √3, 25 × 3 प्लस √3। यहाँ पर ये मीटर में है, यानी मीटर में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बताइए दे दिया है, ये सब्जेक्टिव में देना चाहिए। यहाँ पर देखिए r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 60, 360 गुना 2πr चाप की लंबाई होता है। थीटा बटा 360 गुने 2πr, यहाँ पर बड़की आर दिया हुआ है इसलिए हमने बड़की आर लिखा है। तो देखिए थीटा बटा 360 नहीं है, थीटा बटा 360 2πr बी में है। ठीक है, थीटा बटा नहीं है, थीटा बटा 360 πr स्क्वायर है, 2πr होगा। चाप की लंबाई पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे 97 क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र का परिमाप क्या होगा यदि AED एक अर्धवृत्त है, AED एक अर्धवृत्त है और ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है और ये है अर्धवृत्त। मान लीजिए ये आयत है, ये अर्धवृत्त है। तो कह रहा है परिमाप क्या होगा, तो इसका हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये 20 दिया हुआ है और ये 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर परिमाप निकालने का मतलब ये सारा जोड़ देंगे तो 20 20 40, 40 10 50 4 54, 54 हो गया प्लस। अब हमें इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितना है, ये जब 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या यहाँ पर आ गया आपका 7। तो हमें अर्धवृत्त निकालना है, अर्धवृत्त इतना, ठीक है। तो अर्धवृत्त कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, पाई आर होगा, ठीक है, पाई आर। जैसे मान लीजिए 2 पाई आर होता है तो आधा ये निकालना है। जैसे मान लीजिए टोटल जो होता है, टोटल का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, तो ये नहीं निकालना है हमको ये निकालना है, तो पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर का मान लिख देते हैं 22/7 गुना आर, आर कितना है 7 है, 7 7 कट जाएगा, यानी कि इसमें 22 जुट जाएगा। तो 22 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया और 5 2 7 यानी कि 76 हो जाएगा। तो 76 ऑप्शन ए में है, सही हो जाएगा। चलिए देखिए 2-3 क्वेश्चन और है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए। मान लीजिए कि पहले आर है और तिगुना कर दिया जाए तो 3r हो गया। तो कह रहा है कि नए, तो नए अब पुराने, तो पुराना ये हो गया। वृत्तों की परिधियों का अनुपात, तो देखिए परिधियों का अनुपात तो क्या होता है, परिधि क्या होता है 2 पाई आर बटा 2 पाई आर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो आर है, पहले कह रहा है नए तथा पुराने वृत्तों की, तो नया बना ये वाला 3r वाला। तो मान लीजिए कि हमने 3r कर दिए तो 2 पाई काट देते हैं, तो r के जगह पर 3r कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा r, ठीक है। पुराना r तो r ही है तो ये कट जाएगा, यानी 3/1 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी, देखिए वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि यानी 2 पाई आर 4 पाई है, देखिए 2 पाई आर बराबर 4 पाई, तो पाई से पाई काट दीजिए, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, आर बराबर 4/2 हो जाएगा, तो यानी 2 हो जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 2 मीटर। वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और कोण है 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 यानी 60/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान लिखना है, देखिए पाई का मान क्या लिखेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 6 गुना 6, ठीक है। 6 है, त्रिज्या क्या है 6 है, थीटा 60 डिग्री है, ध्यान से देख लेना चाहिए। 6 6 का 36, 6 बार में कट गया, 6 6 ये कट गया, ठीक है। तो 22 7 54 से 154/7, 154/7 तो किसी में है ये नहीं है, ये यहाँ पर गलत हुआ है। 22 बर्तिल से होता है ना, 22 7 54 से होता है, 7 बार हमने पढ़ दिया। 22 बर्तिल से यानी 132/7, 132/7, 132/7 को कीजिएगा तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।